कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग का सबसे पहले इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, वो चाहे किसी फील्ड से हो, नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, स्पोर्ट्स से हो, साइंस से हो, टेक्नोलॉजी से हो, या लिटरेचर से हो, किसी फील्ड से हो, किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं। हम लोग उस पर चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो आज का जो दिन है दोस्तों, जिसमें हम कहा जा रहा है कि 17 और 18 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो इसका जो पहला भाग है उसमें ऑलरेडी हमने कुछ एक तरीके से कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र किया है, जिसको हमने डिस्कस करने का काम किया है। और जो बाकी घटनाएं हैं दोस्तों, हम इस सेशन में उसको पूरा करने का काम करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बचा हुआ सेशन, बचा हुआ जो घटनाएं हैं दोस्तों, उस पर हम इस सेशन में पूरा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें इसमें जो पहला न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि हमारा जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है, जो पीयूष गोयल जी हैं दोस्तों, उनके द्वारा एक भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दोस्तों। भास्कर प्लेटफॉर्म जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, यानी कि ये जो एक तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मेनली जो है स्टार्टअप्स लोगों के लिए है। जो स्टार्टअप से जुड़े हैं, कहने का मतलब जो लोग उद्यमी हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है हमारा यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी द्वारा। ये क्या करेगा दोस्तों, इसका मुख्य काम क्या है, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो भास्कर है दोस्तों, ये जो ब्रिज है, एक तरीके से जो गैप है, गैप को तोड़ने का काम करेगा, गैप को एक तरीके से पूरा करने का काम करेगा दोस्तों। जो कि गैप बिटवीन द स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में जो एक तरीके से दूरियां होती है दोस्तों, उस दूरियां को ख़त्म करने का प्रयास करेगा ये भास्कर के थ्रू दोस्तों। ये जो इनिशिएटिव भास्कर जो लाया गया है, एक तरीके के नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री होगा दोस्तों, जो कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। वो प्लेटफॉर्म सबके लिए होगा दोस्तों। स्टार्टअप जो है उनके लिए भी होगा, इन्वेस्टर्स के लिए भी होगा, मेंटोर्स के लिए भी होगा, अदर स्टेक होल्डर्स के लिए भी होगा, या फिर एलॉइंग, एक तरीके से कहा जा रहा है कि एलॉइंग फॉर सीमलेस इंटरैक्शन एक्सेस अक्रॉस द सेक्टर्स, यानी आपका एक प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी लोग स्टार्टअप से जितने भी लोग जुड़े हुए, उसका जो भी सेक्शन है, उससे जो जो भी छोटे से लेकर बड़े कनेक्शन, यानी बड़े लोगों तक, यानी बड़े डिपार्टमेंट, जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों, इस पे सारी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से सबको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और किसी तरीके से अगर आप कोई घटना घटा, किसी तरीके से कोई, यानी कहने का मतलब जो ग्रीवेंसेस सिस्टम होता है दोस्तों, यानी कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो भी एक तरीके से समस्याएं होगी, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। एक ही जगह आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक ही जगह आपको, एक जगह आपने अगर रजिस्ट्री कर ली है, तो वहाँ पे आपको आपके बिजनेस, आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी समस्याएं होगा, जो भी क्वेरी होगा दोस्तों, वो सब एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारे जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, इनके द्वारा जो दोस्तों ये भास्कर जो इनिशिएटिव है, जिसको कहा जाता है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री दोस्तों, उसकी शुरुआत की गई है। डिपार्टमेंट किस लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए दोस्तों, एक तरीके से इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है दोस्तों। तो दिस इनिशिएटिव अलायंस है दोस्तों, जुड़ा हुआ है विद गवर्नमेंट विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे देश का जो विज़न है दोस्तों, एक तरीके से जो इसका गोल है कि हम इंडिया को एक तरीके से इंडस्ट्री, इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि बिजनेस और इनोवेशन के मामले में हम ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं। हम दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से शुमार करना चाहते हैं दोस्तों, जैसा कि इंडिया का विज़न है। तो कहा जा रहा है ये जो भास्कर जो एक तरीके से इनिशिएटिव है, इसी विज़न से जोड़ने का काम किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि सरकार इस विज़न को पूरा करने के उपलक्ष्य में एक कदम बढ़ाने का काम किया है दोस्तों। ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। आगे क्या कहा गया दोस्तों, अगला जो हमारे पास करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि इंडिया का पहला जो वंदे मेट्रो जो चला था दोस्तों, जिसको हम कहा जाते थे इंडिया का जो पहला वंदे मेट्रो चला था दोस्तों, उसका नाम बदलकर नमो भारत रख दिया, तो नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया दोस्तों, जो अहेड ऑफ लॉन्च बाय पीएम मोदी। कहा जा रहा है दोस्तों कि ये वंदे भारत आपने नाम सुना होगा, एक तरीके से जो नन सब, क्या था दोस्तों, इसको क्या बोल रहा था, नन सब अर्बन कह सकते, नन सब अर्बन जो मेट्रो था दोस्तों, यानी कि देश में एक पहला ऐसा मेट्रो है दोस्तों,
जो कि एक तरीके से 150 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी को तय करने वाला है और इसकी शुरुआत कहा जा रहा था गुजरात में होगा दोस्तों, जो कि कच्छ और अहमदाबाद को जोड़ने का काम करेगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था। तो इसका आज क्या इसका क्या होना था दोस्तों, इसको लॉन्च किया जाना था दोस्तों, इसको पूरी तरीके से ज़मीन पर उतारने का काम किया जाना था। और ठीक इसके पहले दोस्तों क्या हुआ है कि इसका नाम पहले वंदे मेट्रो था दोस्तों, इस नाम को बदलकर वंदे मेट्रो से नमो भारत कर दिया गया है दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसी के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। यानी कि लॉन्च होने से जस्ट पहले वंदे मेट्रो से नमो भारत कर दिया गया है दोस्तों। नमो भारत रैपिड रेल के रूप में इसका नाम बदल कर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया फर्स्ट वंदे मेट्रो सर्विस बिटवीन द भुज एंड अहमदाबाद, जिसके मैंने आपको बताया है कि भुज और अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है। ये भुज और ये अहमदाबाद के बीच में चली थी। अहेड ऑफ लॉन्च, यानी कि लॉन्च के पहले कहा जा सकता है दोस्तों। लॉन्च के पहले क्या गया है कि रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा इसका नाम रीनेम्ड कर दिया गया है। रीनेम द सर्विस नमो भारत रैपिड रेल के रूप में इसको करने का काम किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक करंट अफेयर्स के रूप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस एक कनाडन राइटर है दोस्तों, जिनका निधन हो गया है दोस्तों, यानी कि इसका आप डिमाइस कह सकते हैं। इनका डेथ हुआ है दोस्तों। इनका नाम है मनोरमा भट्ट। मनोरमा सीनियर राइटर, यानी कि बहुत सीनियर थी एक तरीके से। इनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों, यही न्यूज़ में है। शी वाज ए वेटरन कैनेडियन राइटर, यानी कि एक तरीके से कनाडा जो आप लैंग्वेज जानते हैं, उस कनाडा लैंग्वेज का ये एक तरीके से कह रहे एक प्रोमिनेंट राइटर के रूप में थी दोस्तों। इनको पहचाना जाता है। इनका निधन हो गया और इनके द्वारा विमेंस राइट के बारे में एक तरीके से ये विमेन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे भी इनके द्वारा काम किया गया, यानी कि विमेंस जो यानी औरतों का जो महिलाओं का जो अधिकार है उसके लिए भी इनके द्वारा लड़ने का काम किया गया था दोस्तों। अब है जो दोस्तों एक नज़र डालते हैं कुछ सुनामी पर दोस्तों, यानी कि कहा जा रहा है कि दोस्तों हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि टाइफून आ रहा है दोस्तों। साइक्लोन्स अभी हाल फिलहाल में कई जगह पे देखा गया है, साइक्लोन्स देखा गया है दोस्तों, जो कि समुद्री इलाकों में या फिर समुद्री के आसपास जो इलाके हैं दोस्तों, उसको तबाह करने का काम किया गया है। अब बहुत परेशान करने का, बहुत क्षति पहुंचाने का काम किया गया है दोस्तों। इसमें कई जगहों पे है जो इसके द्वारा आप देख सकते हैं टाइफून यागी है, एक तरीके से साइक्लोन्स, एक समुद्री तूफान है दोस्तों, जो कई जगह को म्यांमार, वियतनाम, ये सब कई जगह को दोस्तों एक तरीके से परेशान करने का काम किया गया है दोस्तों। तो परेशान किया है दोस्तों। तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि मतलब उपलक्ष्य नहीं कर सकते, इसी को एक तरीके से समाधान के तौर पे दोस्तों इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। क्या लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन सद्भाव, मतलब अच्छा भाव अच्छा व्यवहार दोस्तों। ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया है। इस तूफान से, यानी जो साइक्लोन्स हुए हैं, जो समुद्री तूफान हुए हैं, इससे जो प्रभावित इलाके हैं दोस्तों, वहाँ पे जो लोगों की परेशानी है, तो उस वहाँ के लोगों को एक तरीके से राहत देने के लिए कुछ सामग्री भारत के द्वारा भेजा जा रहा है दोस्तों। उनको मदद करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों, जिसमें क्या किया जा रहा है? प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एक तरीके से वहाँ के लोगों को जो भी मदद किया जा सकता है उसे भारत सरकार द्वारा मदद किया जा रहा है दोस्तों। टू द टाइफून योगी अफेक्टेड कंट्रीज़, यानी कि जहाँ जहाँ भी ये तूफान आए हैं, जिन जिन देशों को परेशान किया है दोस्तों, क्षति पहुँचाया है, वैसे देशों में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन संभव के द्वारा जो भी उनकी ज़रूरत हो सकी है, ज़रूरत की चीज़ें उन्हें पहुँचाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं क्या क्या इसके बारे में कहा गया है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है सद्भाव ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टाइफून योगी अफेक्टेड कंट्री, यानी जो देश इससे प्रभावित हुए हैं वहाँ के लोगों को एक तरीके से जो ज़रूरत है उस जरूरी चीज़ों को पहुँचाने का काम किया जा रहा है। टाइफून योगी जो है दोस्तों एक डेडली और डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन है दोस्तों, जो मेनली साउथ ईस्ट एशिया को प्रभावित करने का काम किया है। यानी कि एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत कह सकते हैं क्षतिग्रस्त पहुंचाने वाला एक साइक्लोन है दोस्तों। ट्रॉपिकल साइक्लोन है दोस्तों, जो साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है। अंडर द ऑपरेशन, जो सद्भाव ऑपरेशन होगा दोस्तों, इसमें इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड असिस्टेंस, मदद करेगा टू द गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड कम्युनिटीज़ इन नॉर्दर्न वियतनाम इम्पैक्ट बाय द नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जो नेचुरल ये डिजास्टर हुए हैं, जो समुद्री एक तरीके से तूफान हुआ है, इससे जो भी कम्युनिटी प्रभावित है, जो भी देश प्रभावित है दोस्तों,
उसको मदद करने के लिए इंडिया यहाँ तक कि वियतनाम की सरकार तक को एक तरीके से मदद पहुँचाने का काम करेगी दोस्तों। इसके बारे में यही कहा गया है। और क्या है दोस्तों, इसमें भी आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है ऑपरेशन जो सद्भाव है दोस्तों, ऑपरेशन सद्भाव इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज बॉर्डर एफर्ट है दोस्तों टू कंट्रीब्यूट टू HDRA कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन विद इन द एशियन रीजन इन द लाइन विथ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आप कह सकते हैं इनके द्वारा मदद किया जा रहा है। यानी जो ऑपरेशन सद्भाव है ये इंडिया का बॉर्डर एफर्ट के तौर पे देख सकते हैं कि यानी कि जो बॉर्डर देशों में जहाँ भी इस तरीके की घटनाएं घटी है वैसे लोगों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। कंट्रीब्यूट्स टू HADR विद इन द एशियन रीजन के अंदर इन द लाइन विथ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये मदद किया जा रहा है दोस्तों। आगे देख सकते हैं टाइफून बेबिनका हिट्स संघाई। ये तो मैंने पहले देखा दोस्तों कि जो टाइफून था, टाइफून यागी जो था दोस्तों, वो एक तरीके से कह सकते हैं वियतनाम को मेनली हिट किया दोस्तों। उसी का कह सकते हैं जो टाइफून है, इसी एक समुद्री एक कहा जा सकता है एक तूफान ही है दोस्तों, जिसका नाम यहाँ पर क्या किया गया है, बेबिनका रखा गया है दोस्तों। यही तूफान है जो कहीं पे इसको बेबिनका बोलते हैं, कहीं पे हरिकेन्स बोलते हैं, तो कहीं पे टाइफून बोलते हैं दोस्तों, योगी बोलते हैं दोस्तों, यागी बोलते हैं। इसी तरीके का जगह के अनुसार इनका नाम अलग अलग है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है दोस्तों, साइक्लोन एक ही है। ये बेबिनका नाम का एक टाइफून है दोस्तों, समुद्री एक तरीके से तूफान है दोस्तों बेबिनका। ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है बेबिनका दोस्तों, जो कि संघाई को हिट किया है, जो कि संघाई को प्रभावित करने का काम किया है दोस्तों। तो इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है कि टाइफून, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं इसमें चाहेंगे तो आप, ये चाइना का है देखो, ये संघाई देख रहे हैं आप, ये चाइना का कुछ हिस्सा है, ये ईस्टर्न चाइना को प्रभावित करने का काम किया है दोस्तों। ये चाइना का रीजन देख रहे हैं, ये ईस्टर्न चाइना है जो हाईली पॉपुलेटेड है दोस्तों। यहाँ यानी कि इस एरिया में भारी जनसंख्या में चीन के लोग यानी चीन की आबादी के द्वारा रखा जाता है दोस्तों। ये है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, जापान, कोरिया, ये आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो संघाई में जो आया है, जिसको बोला गया है टाइफून बेबिनका नाम से इसको बुलाया गया है दोस्तों। एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म था, एक मतलब बहुत मजबूत तूफान था दोस्तों, जो हिट किया है संघाई को सिंस 1949, यानी कि 1949 में 1949 के बाद पहली बार ऐसा कोई तूफान आया है दोस्तों संघाई यानी कि चाइना में दोस्तों, जो कि इतना क्षतिग्रस्त पहुंचाने का काम किया, इतना बुरा प्रभावित करने का काम किया, वहाँ के लोगों को दोस्तों इतना परेशान किया है। यानी 1949 में एक आया था जिसका नाम था उस समय दोस्तों टाइफून ग्लोरिया आया था 1949 में, जो इसी तरीके का चीज़ों को बर्बाद करने का काम किया गया था, क्षतिग्रस्त पहुंचाने का काम किया गया था दोस्तों, क्षति पहुंचाने का काम किया गया था। 1949 के बाद पहली बार अब आया टाइफून बेबिनका, जो इस तरीके का परेशानी एक तरीके से चाइना या संघाई के सामने खड़ा करने का काम किया है दोस्तों। टाइफून बेबिनका लैंडेड इन द सिटी ऑफ संघाई एंड अक्रॉस चाइना डेंसली पॉपुलेटेड ईस्ट कोस्ट। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो ईस्ट कोस्ट चाइना का जो रीजन है दोस्तों, जहाँ पे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब हाईली पॉपुलेटेड का मतलब कि बहुत भारी जनसंख्या में लोग रहते हैं, और यहीं पे टाइफून बेबिनका एक तरीके से लैंड किया है दोस्तों, हिट करने का काम किया है, क्षति पहुंचाने का काम किया है दोस्तों, जिसके बारे में कहा गया है। आगे क्या है देखते हैं। दूसरा है दोस्तों स्टॉर्म बोरिस कॉजेज यूरोप फ्लड। इसी का एक दूसरा है दोस्तों, जिसमें यूरोप में इसी को कहा जाता है स्टॉर्म बोरिस नाम को दिया गया है। ये इसी तरीके से समुद्री तूफान ही है दोस्तों, उसी प्रकार के जिस प्रकार के बेबिनका था, यागी था, उसी प्रकार से बोरिस है दोस्तों, जो यूरोप में बाढ़ लाने का काम किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये हमारा मेडिटेरियन सी है दोस्तों, और ये भी एक समुद्री डेड सी है दोस्तों, ये डेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है दोस्तों, ये सारे रीजन में देखा गया, ये देख सकते हैं आप, ये सारे रीजन में स्टॉर्म बोरिस देखा गया है दोस्तों। जो यहाँ का जो नेचुरल एक तरीके से कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक परिवर्तन के कारण आया है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि ये जो अभी मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं, इस मेडिटेरियन सी में दोस्तों काफ़ी गर्मी है, इस सारे एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिला है। यहाँ के जो समुद्र के जो पानी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, और ये डेड सी आप देख रहे हैं, यहाँ के भी जो पानी है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो गर्म होने के कारण क्या हुआ दोस्तों, यहाँ के जो दोनों की जो जगह का जो पानी है दोस्तों, वो इवोपरेट हो गया है। और जब एक बार पानी इवोपरेट हो गया है दोस्तों, तो उससे क्या हुआ है कि यहाँ पे दोस्तों हाई बिल्ट प्रेशर क्रिएट किया है, यानी हाई प्रेशर क्रिएट किया है दोस्तों। और इसके बाद पानी जो है इस तरीके से हाई प्रेशर क्रिएट करने के कारण दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दोस्तों बारिश देखा गया है, काफ़ी मात्रा में रेनफॉल देखा गया है दोस्तों।
और इधर से जो ठंडी हवा आने की वजह से दोस्तों, इधर से एकदम गर्म हवा के आने की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इधर से जो ठंडी हवा है दोस्तों, यहाँ से ठंडी हवा चल रही है, तो ये जो ठंडी हवा इधर की ओर आ रही है दोस्तों, इसके कारण क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है दोस्तों। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इसके ये जो एक तरीके से जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है दोस्तों, इसके कारण ही है दोस्तों ये जो बोरिस स्टॉर्म आए हैं, ये जो तूफान आया है दोस्तों, इसका सबसे मेन वजह यही है कि बोरिस तूफान ये सारे इलाकों में देखा गया है दोस्तों। और इसी के कारण यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल भी हुई है, बारिश भी हुई है, और गर्म हवाएं के चलने की वजह से एक तरीके से हाई लो प्रेशर बेल्ट होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि ये साइक्लोन देखने को मिला है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कहा गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि स्टॉर्म बोरिस जो है एक स्लो मूविंग लो प्रेशर सिस्टम है दोस्तों। जैसा कि आपने बताया है कि ये धीरे धीरे चलता है, लेकिन लो प्रेशर के कारण ऐसा होता है दोस्तों। ब्रिंगिंग एक्सट्रीम टोरेंटियल रेन अक्रॉस द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के बीच में दोस्तों, जिसके कारण लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनने के कारण दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे बारिश, भारी मात्रा में बारिश देखा गया है दोस्तों सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया है दोस्तों। स्टॉर्म बोरिस हैज़ डंप्ड मंथ्स वर्थ ऑफ रेन, यानी भारी मात्रा में बारिश हुआ है दोस्तों। एंड स्टॉर्म विंड्स इन ओनली वन डे ऑन लार्ज पोर्शन ऑफ द पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक और हंगरी पर दोस्तों, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड भी चला, यानी काफ़ी अंधड़ तूफान भी आया है और भारी बारिश भी देखने को मिला है दोस्तों। कहा जा रहा है कि 2 रीजन्स, इसके पीछे 2 कारण है दोस्तों कि वाई द स्टॉर्म हैज़ बीन सो डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इसके पीछे 2 मेन रीजन है जिसके कारण ये जो तूफान आया है दोस्तों इतना खतरनाक हो गया दोस्तों। जिसके में पहला कहा जा रहा है कि जो मॉइस्चर पुल्ड अप फ्रॉम द ब्लैक सी, यानी कि जो ब्लैक सी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो ब्लैक सी, डेड सी नहीं था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, वो ब्लैक सी है। ब्लैक सी से जो मॉइस्चर लेकर जाया जा रहा है दोस्तों, एक्सेप्शनली वार्म सीज एंड मेडिटेरियन कंबाइंड विद द चिल्ली एयर फ्रॉम द नॉर्थ दोस्तों, देर इज ए लो प्रेशर एरिया डेट इज काउट बिटवीन द हाई प्रेशर टू द ईस्ट एंड वेस्ट इन द ब्लॉक्ड वेदर पैटर्न दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है ये आप देख सकते हैं, ये 2 लड़की है दोस्तों, ये लड़का नहीं है। पहले मैं भी इसको देखकर अचंभित हो गया था, चौंक गया था कि कहीं ये लड़का तो नहीं है दोस्तों। इसके बारे में जान देते हैं। ये सागर परिक्रमा, नाविक सागर परिक्रमा 2 एक इवेंट होने वाला है दोस्तों। इसके बारे में देखते, ये नाम जो देख रहे हैं ना, ये नाम है दोस्तों नाविका सागर परिक्रमा 2, एक समुद्री इवेंट होने वाला है दोस्तों। एक नाव से जुड़ा एक इवेंट होने वाला है दोस्तों, जिसमें ये 2 है जो ये भारतीय महिला है दोस्तों। ये दोनों भारतीय महिलाओं द्वारा इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। इसमें इन दोनों को एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, और ये एक तरीके से एक स्पोर्ट की तरह आप इसको देख सकते हैं, या फिर एक आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहा गया इसमें। ये दोनों लड़की का जो देख रहे हैं फोटो में, आप देख रहे हैं जो लड़की देख रहे हैं आप, इनका नाम है दोस्तों, इनका और इनका, ये 2 लड़की देख रहे हैं, इनका नाम है मेनली इनका नाम है दोस्तों, एक का नाम है लेफ्टिनेंट कैडर, लेफ्टिनेंट रूपा ए और लेफ्टिनेंट कैडर डिल्ना के दोस्तों। ये 2 नाम है, लेफ्टिनेंट सीडीआर रूपा ए, लेफ्टिनेंट कैडर डिल्ना के है दोस्तों। वुड बी embarking to the extraordinary expedition of the, क्या है इसके बारे में, एक्सपेडिशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक समुद्री यात्रा किया जाएगा दोस्तों। सरकम नेविगेटिंग द ग्लोब नाविका सागर परिक्रमा ऑन बोर्ड INSB तारिणी। ये बोर्ड का नाम जो है दोस्तों INSB तरानी पर, ये दोनों के द्वारा एक तरीके से ये जो नाविका सागर परिक्रमा होगा दोस्तों, इनको क्या होगा कि ये पूरी एक तरीके से हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे दोस्तों, कह रहे थे हम लोग द्वारा बताया जा रहा था एक तरीके से भारतीय नेवी में दोस्तों ये महिला अधिकारी हैं। एक का नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, एक का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर ढिलना ए। ये दोनों के द्वारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन किया जाएगा, यानी एक यात्रा किया जाएगा, समुद्री यात्रा किया जाएगा दोस्तों इनके द्वारा, जो पूरी दुनिया की यात्रा की जाएगी, यानी पूरी दुनिया भर का एक तरीके से यात्रा इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। प्रोग्राम ये जो नौकायान होगा दोस्तों, इसका नाम है नाविका सागर परिक्रमा 2, और जिस बोर्ड पर इन दोनों को द्वारा सवार होंगे दोस्तों, यानी कि जिस बोर्ड पर ये दोनों द्वारा
इन दोनों खिलाड़ियों, इन दोनों अधिकारियों द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा दोस्तों। उस बोर्ड का नाम है INSB तारिणी। इसी बोर्ड पर ये दोनों को एक इस जो अभियान है दोस्तों, इस अभियान को पूरा करने का काम किया जाएगा दोस्तों। दे आर ऑल्सो बींग ट्रेंड अंडर, कहा जा रहा है इनके लिए, इसके लिए ये दोनों को एक तरीके से ये दोनों ट्रेनिंग ले रही हैं दोस्तों। ट्रेनिंग अंडर द मेंटरशिप ऑफ एस सरकम नेविगेटर एंड गोल्डन ग्लोब रेस हीरो कमांडर अभिलाष टोमी, रिटायर्ड है हो चुके हैं दोस्तों। ये क्या, एक देख सकते हैं कमांडर अभिलाष टोमी दोस्तों, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। इनके द्वारा गोल्डन ग्लोब रेस जीता गया था दोस्तों। उनके अंदर ये दोनों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये दोनों ट्रेनिंग ले रही हैं दोस्तों। और इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो कहा जाता है कि इनको एक तरीके से कहा जाए तो पिछले 3 सालों में दोस्तों इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। और बाकी खेलों में एक तरीके से और जो नौकायान हो रहा है दोस्तों, इसमें इन दोनों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि इन दोनों के पास अच्छा अनुभव है और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा तंदुरुस्ती है दोस्तों, अच्छी खासी ये ट्रेंड है दोस्तों। तो इनके द्वारा इस एक तरीके से कहा जाता है, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा दोस्तों नाविका सागर परिक्रमा, ये 2 जो है दोस्तों, इसमें इन दोनों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी खबर है। इसका भी डेट नहीं निकला है कि कब होगा, कितने बजे से होगा दोस्तों, लेकिन ये कैंडिडेट का नाम आप जरूर देख सकते हैं कि इन दोनों के द्वारा एक तरीके से इस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। आगे एक न्यूज़ कहा जा रहा है दोस्तों कि LIC ने सेलेक्ट किया इन्फोसिस को फॉर नेक्स्ट दिन डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट दोस्तों। यानी कि LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, और ये इन्फोसिस जो IT यानी भारत में जो IT सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है दोस्तों, एक तरीके से बहुत बड़ा कंपनी इन्फोसिस दोस्तों। LIC ने इन्फोसिस को जिम्मेदारी दी है दोस्तों कि LIC को डिजिटलाइजेशन करना है दोस्तों। यानी कि LIC अपना डिजिटलाइजेशन, कहने का मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी है LIC को एज ए डिजिटल बेसिस पर अपग्रेडेशन के लिए दोस्तों, यानी कि इसकी जो डिजिटल दुनिया है उसको संभालने के लिए दोस्तों LIC ने इन्फोसिस के साथ हाथ मिलाया दोस्तों। यही है, इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों नेक्स्ट जेन डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट दोस्तों, जो कि LIC और इन्फोसिस के द्वारा, यानी इन्फोसिस को जिम्मेदारी दी गई है इस LIC को अपग्रेड करने के लिए, डिजिटली और बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, ताकि ये अपने सारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व किया जा सके, या फिर अपने कस्टमर से आसानी से कस्टमर से रिलेटेड ग्रीवेंसेस सिस्टम को तैयार कर सके और उसकी समस्याओं को सॉल्व कर सके, या फिर उससे जुड़ी जो भी है उससे जुड़ सके, उसकी समस्याओं को खत्म कर सके, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आसानी से कर सके दोस्तों। इसके लिए इन्फोसिस से LIC द्वारा हाथ मिलाया गया है दोस्तों। आइए इसके बारे में भी डिटेल से कर लेते हैं, एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि इन्फोसिस हैज़ फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप के तौर पे काम किया है विथ LIC के थ्रू, LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द स्टेट रन इंश्योरेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, जिसका नाम दिया गया है डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू इन्हांसमेंट दोस्तों। एक तरीके से LIC को अपग्रेड करने का काम करेगा। इन्फोसिस विल इनेबल द क्रिएशन ऑफ ए कटिंग एज नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरिंग सीमलेस ओमनी चैनल इंगेजमेंट एंड डाटा ड्रिवन हाइपर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस टू LIC कस्टमर्स को देने का काम करेगा। एजेंट्स या LIC का कस्टमर हो, एजेंट्स हो, एम्प्लॉइज है दोस्तों, उसको एक तरीके से हाइपर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देने का काम करेगा, जिसमें डाटा ड्रिवन से लेकर बहुत सारी चीज़ें होगा दोस्तों, जो डिजिटल रूप से काम करने में मदद करेगा दोस्तों। अगला बताया जा रहा है दोस्तों कि अंकगोर वाट, आप ये नाम देख सकते हैं, क्या है अंगकोर बाट को दोस्तों, अंकोर बाट को नेम्ड किया गया है मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। पूरे एशिया में फोटोजेनिक के तौर पे, ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है दोस्तों, अंकोर वाट का ये फोटो है, देख सकते हैं। एक हिंदू और बौद्धिस्ट एक रिलीजियस प्लेस है, जिसमें हिंदू का भी स्थान है और एक तरीके से बौद्धिस्ट से भी रिलेटेड है, हिंदू से भी रिलेटेड, हिंदुइज्म से रिलेटेड है दोस्तों। इसको फोटोजेनिक बताया गया है कि मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों। यानी कि सबसे अच्छा फोटो, यानी कि सारे जो हेरिटेज साइट्स जो है, जो एशिया में सबसे अच्छा फोटो इसी का आया है दोस्तों। यानी सबसे अच्छा फोटो में यही दिखाई दिया है दोस्तों, इसके बारे में कहा गया है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है दोस्तों अंकोर वाट है दोस्तों। ये क्या है, एक हिंदू बौद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कंबोडिया में पड़ता है दोस्तों। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धार्मिक स्ट्रक्चर कहा जाए तो दोस्तों ये अंकोर वाट का ही नाम आता है,
जो हिंदू और बौद्धिस्ट दोनों है दोस्तों। ऐसा क्यों है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इंडिया इसमें, इसके अलावा दोस्तों इसमें और किसका किसका नाम आया है। ये इंडिया का ताजमहल और हम्पी का नाम आया है, चाइना का ग्रेट वॉल का नाम आया है, एंशियंट सिटी ऑफ बगान का नाम आया जो म्यांमार में है, बोरो बोरोबुदुर जो इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों, हा लॉन्ग बे जो वियतनाम में पड़ता है, सभी का नाम आया है फोटोजेनिक हेरिटेज साइट इन एशिया के रूप में दोस्तों। इसके बारे में आप जान लेते हैं कि अंकोर वाट है दोस्तों, ये जो आपने फोटो देखा है जिसको सबसे पहला स्थान मिला है, उसके बारे में जान लेते हैं। अंकोर वाट का दोस्तों इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। कहा जा रहा है इसे बनाया गया था पहली बार खेमेर किंग सूर्यवर्मन सेकेंड द्वारा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी, यानी कि ट्वेल्थ सेंचुरी की पहले हाफ में, यानी कि पहले 25 सालों में दोस्तों। फर्स्ट हाफ मतलब 50 साल के अंदर, यानी कि आधा जो है 12th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ में दोस्तों इसको किंग सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा इसे बनाए जाने का काम किया गया था। अराउंड ये 1110 से 1150 के बीच में से बनाए जाने का काम किया गया था दोस्तों। इट वाज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड विष्णु भगवान को डेडिकेटेड किया गया था, यानी कि ये विष्णु भगवान के मंदिर हुआ करता था दोस्तों। बिफोर बिकमिंग ए बुद्धिस्ट टेम्पल, यानी कि बुद्धिस्ट टेम्पल बाद में बना है दोस्तों, यानी कि 12वीं सेंचुरी के लास्ट में, यानी कह सकते हो 1195 1198 के बाद बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया, लेकिन उसके पहले ये विष्णु भगवान का एक मंदिर हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद में 12 सेंचुरी के लास्ट होते होते एक बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया था 1992 में। 1992 टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज नेम्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसका नाम जोड़ा गया 1992 में। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को पहली बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको एक तरीके से नामित करने का काम किया गया दोस्तों। तो इसी को एशिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट जो फोटोजेनिक हेरिटेज साइट के रूप में इसको इस बार अवार्ड दिया गया है दोस्तों, यानी कि चयनित किया गया है, नामित किया गया है दोस्तों। इसके बारे में कहा जा रहा है। अगला न्यूज़ जो है दोस्तों उसमें कहा जा रहा है कि एप्पल को टाइम मैगजीन ने दोस्तों दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी 2024 में एप्पल को पहला स्थान दिया है दोस्तों, यानी कि एप्पल को अगर दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी 2024 का जो लिस्ट निकाला है टाइम मैगजीन, उसमें एप्पल का नाम सबसे ऊपर है दोस्तों। इसको कहा जा रहा है कि रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द फार्मूला ऑफ, जो ये रैंकिंग दिया गया है दोस्तों कि किस बेसिस पे टाइम मैगजीन द्वारा इसके बारे में बात कहा गया है कि किस बेसिस पे ये एप्पल को पहला स्थान दिया गया है दोस्तों। तो उसमें कहा गया कि इसका रैंकिंग जो हुआ है फार्मूला ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे को लेकर भी है दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर है, इन्वायरमेंटल सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कहने का मतलब एक तरीके से एक कंपनी का ओवरऑल सारे सेक्टर को इसमें कंसिडर किया गया इस सर्वे में दोस्तों। और इस सर्वे में एक कंपनी की हर पहलू को बात किया गया, हर पहलू को देखने का काम किया गया है दोस्तों। उसके बेसिस पे एप्पल को पहला स्थान देने का काम किया गया है दोस्तों। द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 1000 कंपनी को पार्टिसिपेट किया गया था, उसमें से जिसमें से 1000 कंपनी में से पार्टिसिपेट किया गया था, उसमें से 22 ऐसे कंपनी है दोस्तों जो इंडिया में पैदा हुए लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है, यानी कि इंडिया का कंपनी नहीं था, लेकिन वो लोग जो इंडिया में पैदा हुए हैं और बाहर जाकर कोई बड़ी कंपनी खड़ा की है दोस्तों, वैसे लोगों की संख्या 22 थी दोस्तों। ये 1000 कंपनी जिसमें कंसीडर किया गया था, उसमें से 22 ऐसे कंपनी थी जिसका ऑनर भारत में कभी ना कभी पैदा हुआ था और बाहर जाके बिजनेस खड़ा किया दोस्तों। उस सारे लिस्ट में एप्पल को पहला स्थान दिया गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को। इसमें से देखते हैं कुछ रैंक कि भारत की कंपनी को कौन कौन सा रैंक मिला है, कौन कौन सा कंपनी को रैंक मिला है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं कि HCL टेक को 112 मिला है, इन्फोसिस को 119, विप्रो को 134, महिंद्रा ग्रुप को 187, एक्सिस बैंक को 504, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 518, ICICI बैंक को 525 रैंक से नवाजा गया है दोस्तों। अब कहा जा रहा है जॉर्डन किंग। अब यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आज के सेशन में यहीं रखते हैं, चीज़ें बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल देखिए 28 मिनट का हो गया है, फिर बोरिंग हो जाएगा और चीज़ें समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो बाकी बातें हम अगले सेशन में करते हैं, तब तक जुड़ने के लिए हमारे साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।